वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग आगे क्वेश्चन करते हैं। न्यूमेरिकल्स हम लोग कर रहे थे, तो लास्ट हमने जो न्यूमेरिकल्स किए थे वो इलेक्ट्रिक डायपोल के ऊपर किए थे और 4 न्यूमेरिकल किए थे हमने। ठीक है, तो आज हम आगे बढ़ते हैं। आज हम करने वाले हैं पोटेंशियल एनर्जी इन एन इलेक्ट्रिक डायपोल व्हेन प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो हमने लास्ट डेरिवेशन किया था उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, तो उसको भी हम देख लेते हैं। इसके अलावा इस वीडियो के अंदर हम लोग जो हमने सरफेस चार्ज डेंसिटी किया था, ठीक है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है, कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, तो उसके भी हम न्यूमेरिकल्स यहाँ पर करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो के अंदर वो सारे न्यूमेरिकल्स हैं, मैं 1 बाय 1 करके आपको बताता जाऊंगा कि ये न्यूमेरिकल किस एग्जाम में आए हुए हैं। तो ऑल द क्वेश्चंस ऑलरेडी केम इन योर सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स। तो इसको हम शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने लिखा हुआ है, आप देख ही रहे हैं इसको, तो इसको रीड आउट करना शुरू करते हैं। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन रोटेटिंग अ डायपोल ऑफ डायपोल मोमेंट 3 into 10⁻⁻8 कूलम मीटर फ्रॉम इट्स पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम टू द पोजीशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम in a uniform electric field of intensity 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। ठीक है, तो आपको क्या कह रहा है कि आपको क्या फाइंड आउट करना है, वर्क डन फाइंड आउट करना है। एक डायपोल को रोटेट करने में कितना लगता है। अगर हम उसको रोटेट कर रहे हैं कहां से, स्टेबल इक्विलिब्रियम से लेकर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम तक, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपको गिवन है विच इज 10⁻⁴। ठीक है, तो ये भी आपको गिवन है। तो इसको सबसे पहले मैंने आपको बताया था गिवन लिखेंगे, तो लेट्स राइट डाउन द गिवन। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं ये बोलता हूं कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, तो क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेट्स से एक डायपोल है, ठीक है, लेट्स से दिस इज योर डायपोल, so this is your negative, this is your positive, ठीक है। तो दिस इज योर डायपोल एंड लेट्स से एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेट्स से दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि यहां पे फ्लो कर रहा है। तो अगर हम बात करते हैं गिवन की, तो अकॉर्डिंग टू गिवन के हिसाब से हमें साफ-साफ दे रखा है कि सबसे पहले कैसे रखा हुआ है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। नाउ व्हाट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है, गिवन में हम चलते हैं, तो गिवन में हमें क्या दे रखा है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब है कि इनिशियली यानी θ1 जो है वो हमारा क्या है, 0 डिग्री। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, θ1 इज इक्वल टू 0 डिग्री। सो दिस इज ओनली बिकॉज़ ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इसको क्या कर रहा है, इसको जो ये इस तरीके से डायपोल है इसको क्या कर रहा है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में सेट किया। अनस्टेबल का क्या मतलब है, जब इसको रोटेट कर देंगे 180 डिग्री, तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब है θ2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, और ये हो जाएगा हमारे पास अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। दिस इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, और इसके अलावा आपको क्या दे रखा है, आपको डायपोल मोमेंट की वैल्यू गिवन है। तो डायपोल मोमेंट की वैल्यू आपको कितना गिवन था, which is 3 into 10⁻⁻8 कूलम मीटर, 3 into 10⁻⁸ कूलम मीटर। तो दिस इज गिवन टू यू। और इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे रखा है which is 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। क्या आइडेंटिफाई करना है हमें, so we have to identify the potential energy which is U, क्योंकि वर्क डन निकालना है हमें। तो वर्क डन का मतलब है पोटेंशियल एनर्जी। तो इसका मतलब एक डायपोल पहले ऐसे रखा था स्टेबल इक्विलिब्रियम में, उसको रोटेट करके यहां लेकर आए, तो अपने आप तो आएगा नहीं, वर्क डन करना पड़ेगा। तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा वो हमें निकालना है, which is nothing else is your potential energy. So we already know that we have a formula, फार्मूला क्या होता है हमारे पास, अगर हम फार्मूला लिखें तो फार्मूला होता है हमारे पास U is equals to minus PE cos θ2 minus cos θ1। ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं, वैल्यूज आते हैं, देन U is equals to माइनस P कितना था, 3 into 10⁻⁻8
E हमारे पास कितना था, E is tan की पावर 4, तो E is tan की पावर 4 और cos theta 2 is theta 2 is 180 and cos theta 1 हमारे पास कितना था 0 डिग्री। ये सब हम ऑलरेडी कर चुके हैं। देन u is equal to, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 3 इंटू 10 की पावर माइनस 4 माइनस 8 है, यहाँ प्लस 4 है, तो 10 की पावर माइनस 4 और cos 180 cos 180 is minus 1, cos 180 is minus 1, cos 0 is 1, then u is equal to minus 3 into 10 की पावर minus 4 और मल्टीप्लाई बाई, और यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास माइनस 2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे then u is equal to 6 into 10 की पावर minus 4 जूल। ठीक, तो मेन क्या था, ये पता होना चाहिए व्हाट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम, व्हाट इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर आपको ये पता है तो आप बहुत इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसको फटाफट से नोट डाउन करेंगे। ठीक है, इसे नोट डाउन करेंगे सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये जो क्वेश्चन है ये 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है और इससे पहले जो हमने अभी क्वेश्चन किया था वो 2011 में आया था। ठीक है, तो 2011 और अब जो हम करने जा रहे हैं दैट इज 2012। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज हेल्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, फुल स्टॉप। फर्स्ट पार्ट, show that the net force acting on it is 0। तो फर्स्ट पार्ट में हमें क्या करना है कि ये बताना है कि अगर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है तो जो नेट फोर्स लगेगा यानी टोटल फोर्स, नेट मींस टोटल फोर्स उस डाइपोल के ऊपर वो 0 होता है। ठीक है, सेकंड हमें निकालना है द डाइपोल इज अलाइंड पैरेलल टू द फील्ड, द डाइपोल इज अलाइंड पैरेलल टू द फील्ड। First off, find the work done in rotating it through the angle of 180 डिग्री। ठीक है, तो यानी पहले डाइपोल को कैसे रखा हुआ है, पैरेलल टू द फील्ड। पैरेलल टू द फील्ड का मतलब क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम, और इसको रोटेट करा है कितने डिग्री, 180 डिग्री। तो ये बताना है कि कितना वर्क डन करना पड़ेगा, हाउ मच वर्क इज डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल टू 0 डिग्री टू 180 डिग्री। ये इनडायरेक्टली ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है। ठीक है, तो बहुत इजी है, इसको सॉल्व करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से। चलिए इधर देखते रहिए और क्वेश्चन को रीड करते रहिए। तो फर्स्ट पार्ट में अगर हम ये कहते हैं कि सबसे पहले अगर हम फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं तो एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं, बहुत सिंपल सा एक डायग्राम बना लेते हैं कि लेट्स से दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड, लेट्स से दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया आपका। ओके, एंड लेट्स से कि यहां पर हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, तो हम मान लेते हैं कि यहां पर हमारे पास कोई एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जो कि कुछ इस तरीके से रखा हुआ है। ओके, लेट्स से दिस इज इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो ये माइनस क्यू हो गया, ये हमारे पास प्लस क्यू हो गया। तो ये तो हमने किया था, स्टार्टिंग में डायग्राम किया था दैट दिस there is a force which will act in opposite direction which is F is equals to, हम क्या लिखेंगे, that is minus QE। ठीक है, मैंने बताया था डायग्राम में लिख सकते हैं minus QE। वैसे तो ये वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर क्वांटिटी चार्ज का साइन कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है, डायरेक्शन कंसीडर करते हैं। और ये डायरेक्ट कर रहा था which is F is equals to plus QE, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं by the help of directions। ठीक है, तो ये दो फोर्स लग रही है, इसके अलावा और कोई फोर्स नहीं लग रही है। तो अगर मैं नेट फोर्स कहता हूं, व्हाट इज द नेट फोर्स, द नेट फोर्स आप देख सकते हो कि एक फोर्स प्लस में लग रहा है व्हिच इज प्लस QE, एक फोर्स माइनस में लग रहा है व्हिच इज माइनस QE। तो कैंसिल होने के बाद कितना आ जाएगा, व्हिच इज F net is equals to 0। सो दैट्स योर आंसर। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आपका कुछ ये हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। तो देखो मेन चीज क्या है कि अगर आप अपने डेरिवेशंस को सही तरीके से समझेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो डेरिवेशंस को ये समझते हैं कि डेरिवेशन सिर्फ एक मगअप करने से ही हो जाते हैं और उनका कोई यूज नहीं है। बट अगर आप डेरिवेशन को अगर सही तरीके से नहीं समझेंगे तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स। आपको अगर न्यूमेरिकल्स लगाया तो डेरिवेशन को आपको ये समझना पड़ेगा कि डेरिवेशन की हेडिंग कह क्या रही है।
हम उसमें फाइंड आउट कर क्या रहे हैं, अगर आपको एक बार ये पता चल जाए। इसीलिए जब भी आप कोई डेरिवेशन करते हैं तो उसका जो आप हेडिंग होती है उसको कम से कम 2 से 3 बार पढ़िए और ये देखिए कि आप निकाल क्या रहे हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऑफ द डेरिवेशन क्या है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, एम क्या है उसका, क्या फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। एक बार वो आपको समझ में आ जाएगा तो ये इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इजी है। ठीक है, तो 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या पूछा है कि अगर एक इलेक्ट्रिक डायपोल को कैसे रखा हुआ है, इट इज अलाइंड, यानी सेकंड पार्ट में क्या कर रहा है, इट इज अलाइंड। तो अगर सेकंड पार्ट में इट इज अलाइंड, तो अगर हम सेकंड पार्ट देखते हैं, सेकंड पार्ट, ठीक है, लेट्स से इसको मैं अगर यहां पर पार्ट कर देता हूं, तो सेकंड पार्ट में क्या कर रहा है कि अगर इट इज अलाइंड, इट इज अलाइंड यानी कि -q + q, ठीक है, तो P जो होगा वो इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन, इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अगर अलाइन हो जाता है, अगर हम ऐसा कहते हैं, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा तो इसका मतलब हम ये कहेंगे θ1 = 0 डिग्री, और θ1 अगर 0 डिग्री है तो इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। ऐसा क्वेश्चन में दे रखा है, गिवन है, ठीक है, इक्विलिब्रियम। चलिए आगे बढ़ते हैं, और इसको रोटेट कर रहा है, कितना रोटेट किया है, 180 डिग्री। अगर मैंने इसे 180 डिग्री रोटेट कर दिया है तो इसका मतलब θ2 कितना हो जाएगा, θ1 होगा इनिशियल, θ2 फाइनल, तो विच इज 180 डिग्री, और 180 डिग्री का मतलब हो गया अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अभी थोड़ी देर पहले ही किया है हमने। ठीक है, बहुत सिंपल है। तो अगर अब मैं यहां पर वैल्यूज डालता हूं, तो क्योंकि हमें वर्क डन निकालना है, दैट वी हैव टू कैलकुलेट द वर्क डन, एंड वर्क डन इज नथिंग एल्स देन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू -PE, और ये हो जाएगा cos θ2 cos θ1। ठीक है, सो फाइनली मेरे पास वर्क इज इक्वल टू -PE cos θ2, θ2 इज 180 डिग्री, cos θ1 is, cos θ1 कितना है आपके पास, 0 डिग्री, तो W इज इक्वल टू -PE, ये हो जाएगा -1, cos 180 is -1, cos 0 is 1, तो ये हो जाएगा मेरे पास W इज इक्वल टू -PE, और ये हो जाएगा -2, एंड W इज इक्वल टू विच इज सॉरी माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 2PE। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया, दिस इज द सेकंड पार्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके सामने है, सॉल्यूशन आपके सामने है, बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, बट बोर्ड में आए हुए हैं तो रिपीट होने के चांसेस भी उतने ही ज़्यादा हैं। ये बात आपको भी पता है कि रिपीटेड क्वेश्चन बोर्ड्स में आते हैं, एक बार जो CBSE में कंसिडर किया जाता है क्वेश्चन, तो वो दोबारा आने के भी चांसेस डेफिनेटली होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको नोट डाउन करते चलिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये सरफेस चार्ज डेंसिटी के हैं। क्वेश्चन रीड करते हैं। 2 concentric metallic spherical shells of radii r and 2r are given charges q1 and q2 respectively, full stop. The surface charge densities on the outer surfaces of the shells are equal, full stop. Determine the ratio q1 ratio q2। तो आपको q1 ratio q2 फाइंड आउट करना है, और गिवन है आपको कि सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो सेम है। तो ये 2 स्फेरिकल मेटेलिक स्फेरिकल शेल्स हैं। ठीक है, ओके, तो स्टूडेंट्स मैं सबसे पहले तो बात करूंगा कि शेल्स में एक सॉलिड स्फेरिकल बॉडी और एक मेटेलिक शेल, इन दोनों में फर्क क्या है। तो देखिए, सॉलिड स्फेरिकल बॉडी जो होता है वो एक कंप्लीट, हम ये बात करें तो पूरा थ्रू आउट इट्स वॉल्यूम मास डिस्ट्रीब्यूट होता है, यानी कि एक तरीके की एक ऐसी बॉल, हम इस तरीके की एक बॉल मान सकते हैं कि सपोज जो कि जिसके पास कंप्लीट मास हो, यानी उसमें कहीं पे हॉलोनेस नहीं होना चाहिए, एक कंप्लीट बॉल। लेकिन जब मैं बात करता हूं शेल की, तो शेल को मैं सबसे अच्छा एग्जांपल से बोलूं तो कोकोनट इज अ शेल,
और कोकोनट को मैं शेल इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उसके अंदर एक हॉलो होता है। तो अगर हम बात करें कोकोनट का शेल की, अगर मैं बात करता हूं, क्योंकि क्वेश्चन में हमें शेल दे रखा है, क्वेश्चन में आप देखोगे तो शेल दे रखा है, मेटेलिक शेल है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि एक सरफेस यहां पर होगा आउटर सरफेस, और एक इसका इनर सरफेस होगा, एक सेंटर। देखिए ये जो अंदर का जो सरफेस है दिस इज हॉलो, सो दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज शेल। ये क्या है आपका शेल। अब ये क्वेश्चन में आपको दे रखा है, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन कि एक रेडियस जो है वो r है और जो दूसरा जो आउटर रेडियस है वो हमारे पास कितना है, दैट इज 2r। ठीक है, तो r एंड 2r हमारे पास दो रेडियस दे रखे हैं, एंड इट इज गिवन इन द क्वेश्चन कि एक पर चार्ज जो है ऑब्वियसली बात है q1 है और दूसरे पे चार्ज जो है वो दैट इज q2 है। ठीक है, तो इनर सरफेस को हमने 1 से रिप्रेजेंट कर दिया, आउटर को 2 से, एंड इट इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट द सरफेस चार्ज डेंसिटी इज सेम। तो गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 इज इक्वल टू लेट्स से सिग्मा। ठीक है, तो रेडियस की बात करें तो r1 की अगर मैं बात करता हूं तो r1 हो जाएगा मेरे पास r के बराबर। इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूं r2 की तो r2 हो जाएगा मेरे पास 2r के बराबर। ये सारा डेटा हमें गिवन है। सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमें रेशियो फाइंड आउट क्या करना है, वी हैव टू फाइंड आउट q1 ओवर q2, इसका रेशियो हमें फाइंड आउट करना है। तो अगर हम बात करें सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला था क्या, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला था सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन सरफेस एरिया। अगर आपको याद हो तो हमने क्या किया, सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन सरफेस एरिया इज इक्वल टू q ओवर सरफेस एरिया। नाउ सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे q की वैल्यू लिखूं देन q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, देन q इज इक्वल टू सिग्मा मल्टीप्लाई बाय 4 पाई r स्क्वायर। तो ये मेरा फॉर्मूला बन गया चार्ज का। अब अगर मैं इसके लिए 1 के लिए लिखना चाहता हूं तो q1 इज इक्वल टू सिग्मा, क्योंकि चार्ज डेंसिटी दोनों की सेम है, सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 2 इक्वल टू सिग्मा इनटू 4 पाई r1 का स्क्वायर। इसी तरीके से q2 हो जाएगा मेरे पास सिग्मा इंटू 4 पाई r2 का स्क्वायर। ओके, so let's say this is equation 1 and let's say this is equation 2, तो डिवाइडिंग 1 by 2 अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो मेरे पास q1 ओवर q2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज सिग्मा इंटू 4 पाई r1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय सिग्मा इंटू 4 पाई r2 का स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, सिग्मा से सिग्मा कैंसिल, सो आई कैन राइट r1 ओवर r2 का होल स्क्वायर। r1 की वैल्यू डाल देते हैं फटाफट से, तो q1 ओवर q2 इज इक्वल टू r1, r1 कितना था r, और r2 हमारे पास कितना था 2r और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो r से r कैंसिल, ये 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना देगा 1/4। सो योर आंसर इज q1 रेशो q2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, q1 रेशो q2 इज इक्वल टू दैट इज 1/4। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्व करना है आपको। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट से इसको नोट करेंगे, नोट करते चलेंगे। और इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ये 2013 में आया था, 2013 में। तो हमने 2011 का क्वेश्चन कर लिया है, 2012 का कर लिया है, और ये 2013 में क्वेश्चन आया था 2013 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ मेटेलिक स्फेरिकल शेल has an inner radius r1 and outer radius r2. A charge capital Q is placed at the center of the spherical cavity. What will be the surface charge density on number 1 inner surface,
एंड नंबर 2 आउटर सरफेस। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। अगेन आपको एक शेल बोला गया है, तो सबसे पहले शेल को ड्रॉ करते हैं कि शेल होता क्या है और हमें निकालना क्या है, क्या क्या गिवन है, वो सारी चीजें आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो क्वेश्चन में ये कह रहा है, अगर एज पर क्वेश्चन चले तो क्वेश्चन में ये कहना चाह रहा है कि एक आपके पास स्फेरिकल शेल है, एक आपके पास, लेट्स से दिस इज योर स्फेरिकल शेल, ओके। इसका जो सेंटर है, इसका जो सेंटर है स्फेरिकल शेल का, वहां पर एक आपका प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है। और जब मैं बात करता हूं प्लस क्यू चार्ज, तो मेरे पास प्लस क्यू चार्ज यहां पर एक रखा हुआ है, ऐसा सेंटर पे क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, मान लेते हैं कि सी जो है वो यहां पर सेंटर है एंड इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, क्वेश्चन में दे रखा है कि इनर सरफेस का जो रेडियस है, इनर सरफेस का जो रेडियस है वो r1 है और आउटर सरफेस का जो रेडियस है वो हमारे पास लेट्स से r2 है। ये क्वेश्चन में हमें दे रखा है। ठीक है, तो हमें ये पूछा गया इनर सरफेस क्या हो जाएगा, सो दिस इज योर इनर सरफेस, दिस इज योर इनर सरफेस। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास आउटर सरफेस, आउटर सरफेस, इनर सरफेस हो गया एंड आउटर सरफेस हो गया आपके पास। चलिए कोई बात नहीं। तो अब मैं अगर आपको बोलता हूं कि भाई मेरे को निकालना है इनर सरफेस पर डेंसिटी और आउटर सरफेस पर, तो देखो सबसे पहले अब सेंटर पे चार्ज है, तो सेंटर पे अगर प्लस क्यू चार्ज है तो यहां पे इसके नियरेस्ट जो सरफेस आ रहा है वो इनर सरफेस आ रहा है। एंड देन ड्यू टू इंडक्शन, इंडक्शन की वजह से क्या होगा, अगर यहां प्लस क्यू चार्ज है तो इंडक्शन में क्या होता है, अंदर की सरफेस पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। भाई अंदर वाली सरफेस पे कौन सा चार्ज हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। और वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी, दैट इज माइनस क्यू, माइनस क्यू होगा क्योंकि इंडक्शन में क्या होता है, सेम मैग्नीट्यूड का बट ऑपोजिट साइड का चार्ज सरफेस पे डेवलप होता है। फिर इसके नियरेस्ट नेक्स्ट आउटर सरफेस है, तो क्योंकि यहां पे माइनस क्यू था तो ऑब्वियस सी बात है यहां इसके सरफेस पर पॉजिटिव चार्जेस आ जाएंगे, पूरी सरफेस पर पॉजिटिव चार्जेस आ जाएंगे। ठीक है, और वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी, देन योर वैल्यू इज प्लस क्यू, क्योंकि यहां पे इंडक्शन था फिर दोबारा इंडक्शन होगा तो नेगेटिव है, तो नेगेटिव से फिर ये दोबारा से पॉजिटिव हो जाएगा। तो चार्जेस हमें पता चलते हैं। चार्जेस मैंने इसलिए निकाले हैं क्योंकि अगर मैं सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला देखता हूं तो सिग्मा इज इक्वल टू क्यू ओवर, क्योंकि स्फीयर है तो स्फीयर की वजह से क्या आ जाएगा 4 पाई r स्क्वायर सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर इज 4 पाई r स्क्वायर। तो क्योंकि मुझे क्यू चाहिए तभी मैं सिग्मा की वैल्यू निकाल सकता हूं। इनर सरफेस की बात करता हूं तो इनर सरफेस को हम 1 से रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो ये हो जाएगा 1 सिग्मा 1, तो ये हो जाएगा मेरे पास r1 का स्क्वायर। ठीक है, और इसी तरीके से यहां पे चार्ज हो जाएगा मेरे पास, तो इनर सरफेस में चार्ज क्या था, चार्ज का माइनस क्यू, तो यहां पे चार्ज का साइन कंसीडर करेंगे क्योंकि इट्स अ सरफेस चार्ज डेंसिटी, डेंसिटी इज अ स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि डेंसिटी एक स्केलर क्वांटिटी है, इसी वजह से यहां पर हमने क्या किया है, यहां पर हमने माइनस साइन कंसीडर किया है। ठीक है, अब आउटर सरफेस की बात करें और आउटर सरफेस, तो आउटर सरफेस सिग्मा 2, तो ये हो जाएगा आउटर सरफेस पे चार्ज क्या है प्लस क्यू, तो वी विल राइट प्लस क्यू हियर डिवाइडेड बाय 4 पाई r2 का स्क्वायर। ठीक है, तो दैट्स योर आंसर, बहुत सिंपल था। ठीक है, तो ये इनर सरफेस पर आ गए, दिस इज फॉर इनर सरफेस एंड दिस इज फॉर आउटर सरफेस। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से, कोई डाउट है तो वो पूछ लीजिए। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में इंडक्शन और कंडक्शन का कॉन्सेप्ट यूज किया गया है। ठीक है, क्योंकि इस बार आपको सेंटर पे प्लस क्यू चार्ज दे रखा था और कहीं भी चार्ज नहीं था, तो जहां हमें सरफेस चार्ज डेंसिटी फाइंड आउट करना है वहां सबसे पहले हमें सारी चीजें पता होनी चाहिए, और सारी चीजों में हमें क्या चाहिए, एक तो रेडियस पता होना चाहिए और एक आपको कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है उस सरफेस के ऊपर वो भी हमें नोन होना चाहिए। ओके, चलिए, थैंक यू।